कविता का अंग अंग दुख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उठ ही नहीं पाएगी। बेरहमों ने कीमत से कई गुना ज्यादा वसूल लिया था। वह तो एक के साथ आई थी, पर उसने अपने एक और साथी को बुला लिया और दोनों उस पर टूट पड़े थे जानवरों की तरह। कविता दर्द से कराहती रही, लेकिन उन्होंने तभी छोड़ा जब उनकी हवस शांत हो गई। उसने दूसरे आदमी का विरोध किया था, लेकिन नोट फेंककर उसे मजबूर कर दिया गया। यही नोट इंसान को कितना मजबूर कर देते हैं। कविता लाश की तरह पड़ी थी। वह एक खंडहर नुमा मकान था जो नगर से दूर वीरान इलाके में था। किसी तरह उसने खुद को संभाला, अपनी साड़ी ठीक की और ग्राहकों द्वारा फेंके गए नोट ब्लाउज में रखकर बाहर निकली। ये एक सुनसान जगह थी। दूर कच्ची पगडंडी पर कुछ लोग जा रहे थे, लेकिन कविता से चला नहीं जा रहा था। अब समस्या यह थी कि वह घर कैसे जाए। वह ग्राहक की मोटरसाइकिल पर बैठकर आई थी। घर में उसकी बूढ़ी सास रुक्मिणी इंतजार कर रही होगी। वह जाएगी तब खाना बनेगा और दोनों खाएंगे। कविता कोई शौक से इस धंधे में नहीं आई थी। उसका पति दिनेश उसे अकेला छोड़कर किसी और से शादी कर चुका था। काश उसकी शादी विवेक के साथ हुई होती। विवेक कितना अच्छा इंसान था। वह कविता से सच्चा प्यार करता था। कविता अपने बीते दिनों को याद करने लगी। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। गरीबी के कारण उसे 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ बस अड्डे के पास ठेला लगाकर फल बेचती थी। घर संभालना, सब्जी मंडी से सब्जी लाना और किराने की दुकान से राशन लाना कविता की जिम्मेदारी थी। एक दिन जब वह सब्जी मंडी से लौट रही थी तो उसकी साइकिल एक मोटरसाइकिल से टकरा गई और वह गिर पड़ी। मोटरसाइकिल पर बैठा नौजवान विवेक था। उसने तुरंत अपनी बाइक रोकी और कविता को उठाने लगा। माफ करना, मेरी वजह से तुम गिर गई, विवेक ने कहा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने ही अचानक साइकिल मोड़ दी थी, कविता बोली। विवेक ने उसकी साइकिल उठा दी और मुस्कुराकर कहा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? कविता, और आपका? विवेक, अच्छा चलता हूं। इसके 4 दिन बाद दोनों की सब्जी मंडी में फिर मुलाकात हुई। इस बार विवेक ने खुलकर बात की। मैंने सोचा था कि शायद तुमसे फिर मुलाकात हो जाए। क्या तुम मेरे साथ चाय पी सकती हो? कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय तो पीऊंगी, लेकिन यहां नहीं। कभी मेरे घर आओ, वहीं पिएंगे। कविता के लिए विवेक की ये मुलाकातें बहुत खास थीं, लेकिन जब उसकी मां को इसकी भनक लगी तो वह नाराज हो गई। जाति की दीवार उनके प्यार के आड़े आ गई। अंततः कविता की शादी जबरन पास के गांव के दिनेश से कर दी गई। सुहाग रात को ही कविता का सपना चकनाचूर हो गया। दिनेश शराब के नशे में धुत था। उसने कविता को ऐसे दबोच लिया मानो वह कोई सामान हो। कविता सिसकती रही, लेकिन दिनेश को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह उसकी सास रुक्मिणी ने सब कुछ समझ लिया और उसे सांत्वना दी। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात और बिगड़ गए। दिनेश का गुस्सा बढ़ता गया। एक दिन उसने कविता पर झूठा आरोप लगाया कि शादी से पहले उसका किसी के साथ संबंध था। उसने कविता को बुरी तरह पीटा। कुछ सालों बाद दिनेश ने दूसरी शादी कर ली और घर छोड़ दिया। अब कविता और उसकी बूढ़ी सास रुक्मिणी के पास कुछ भी नहीं बचा था। घर में भुखमरी की नौबत आ गई। राशन खत्म हो गया था तो कविता किराने की दुकान पर हरीश से उधार मांगने गई। हरीश ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन भूख और लाचारी ने उसे झुका दिया। एक दिन उसने हरीश की शर्त मान ली और बदले में राशन लिया। यह सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बेटे गोपाल ने भी उसे अपने जाल में फंसा लिया। धीरे धीरे वह इस दलदल में फंसती चली गई और अब वही उसका पेशा बन गया। फिर एक दिन जब वह ग्राहक के इंतजार में चौराहे पर खड़ी थी तो किसी ने उसका नाम पुकारा, कविता। वह पलटी और सामने विवेक को देखकर हैरान रह गई। तुम यहां क्या कर रही हो? विवेक ने पूछा। कविता घबरा गई। मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी, विवेक ने कहा। मुझसे कुछ बात करनी है, चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर विवेक ने पूछा, तुम खुश तो हो ना? तुम्हारे पति क्या कहते हैं? कितने बच्चे हैं? कविता का गला भर आया। विवेक, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, अब मैं अकेली हूं। विवेक ने गहरी सांस ली। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरी जिंदगी भी अधूरी रही। मैंने अब तक शादी नहीं की क्योंकि मुझे तुम जैसी कोई लड़की नहीं मिली। कविता अवाक रह गई। विवेक ने आगे कहा, मेरी जिंदगी में अब भी एक जगह खाली है, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं विवेक, मैं बहुत गंदी हो चुकी हूं, मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। विवेक ने उसका हाथ थामा। तुम्हें हालात ने इस राह पर चलने को मजबूर किया, लेकिन अगर तुम चाहो
तो इस दलदल से निकल सकती हो। मैं इंतजार करूंगा, सोचकर जवाब देना। चाय के पैसे देकर विवेक चला गया। कविता के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसे दलदल से बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया हो। अभी वह सोच ही रही थी कि एक ग्राहक ने सामने मोटरसाइकिल रोक दी। चलेगी क्या? कविता ने झिझकते हुए उस ग्राहक की मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसके भीतर कुछ टूट गया। विवेक की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। अगर तुम चाहो तो इस दलदल से निकल सकती हो, मैं इंतजार करूंगा। वह वहीं ठिठक गई। क्या हुआ, चलोगी कि नहीं? ग्राहक ने अधीरता से पूछा। कविता की आंखें अचानक आंसुओं से भर आईं। उसने पहली बार अपने आप को इतनी नफरत भरी नजरों से देखा। क्या वह वाकई में इस जीवन के सिवा कुछ और नहीं कर सकती थी? क्या उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं था? नहीं, अब और नहीं, उसने धीमे से बुदबुदाया और पीछे हट गई। ग्राहक ने गुस्से में बाइक घुमा दी और चला गया। कविता वहीं सड़क के किनारे बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सोचने लगी, अगर आज वह विवेक से नहीं मिली होती तो शायद यही उसकी जिंदगी बन चुकी होती। लेकिन अब विवेक ने उसे एक उम्मीद दी थी। वह कांपते हाथों से अपने ब्लाउज में रखे नोट निकाले और उन्हें घूरने लगी। क्या ये टुकड़े उसकी पूरी जिंदगी की कीमत थे? क्या इन्हीं के लिए उसने अपना आत्मसम्मान कुचल दिया? सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। ठंडी हवा उसके आंसुओं को सुखाने लगी। कुछ देर तक वहीं बैठी रही और फिर उठ खड़ी हुई। शायद अब उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते एक नई कहानी में।